नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। देखते हैं आज की क्लास में क्या खास है हमारे लिए। तो ललित मोदी का सिटीजनशिप इशू को थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उनकी वैसे तो वानुटो की सिटीजनशिप कैंसिल कर दी गई है, बट विल लुक इनटू अ फ्यू थिंग्स हियर। प्रेसिडेंट रूल जो मणिपुर में लगाया गया है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या कुछ चीज़ें हैं हमें जाननी है इसके बारे में। एंड देन इंडिया जो है पिछले 5 साल को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर रहा। तो फर्स्ट जो था वो यूक्रेन, डेफिनेटली, बिकॉज यूक्रेन वॉर लड़ रहा है और काफ़ी जो है वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन की मदद भी कर रहे हैं। वहीं इंडिया यूएस ट्रेड को लेके कुछ बातों को समझेंगे। यहाँ पे एडिटोरियल है जो आया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें यहाँ पे पता लगेंगे। देन देर इज़ न्यूज़ रिगार्डिंग ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो क्या चल रहा है, क्या उसको लेकर डेवलपमेंट है, विल लुक इनटू ऑल दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में क्या खास है। तो फ्रंट पेज पे अगर आप देखोगे तो मणिपुर इशू इज स्टिल प्रोलॉन्गिंग। अभी तक इसका कोई इजी सोल्यूशन नहीं दिख रहा है हमें। एंड द पॉइंट इज दिस, ये प्रोलॉन्ग्ड आपको एफर्ट करना पड़ेगा। और एक पॉइंट समझना है कि दिस इज़ अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। पॉलिटिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलिट्री नहीं होता है। तो यस, मिलिट्री अभी वहाँ जाके थोड़े एनवायरनमेंट को स्टेबलाइज करेगी। आफ्टर दैट यू कैन से द सिविलियन अथॉरिटीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स वो इस मामले को थोड़ा चीज़ों को संभालें, समझें, तब जाके जो है पूरी प्रॉब्लम सॉर्ट होएगी यहाँ पे। सो मूविंग फॉरवर्ड, देन देर इज़ दिस पॉलिटिसाइजेशन ऑफ लैंग्वेज इशू। ये मुद्दा अभी भी चल रहा है यहाँ पे। ओके, सो हम ऑलरेडी 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो फॉलो करते हैं हमारे यहाँ पे। एंड मीन्स द मोड ऑफ जो हमारे यहाँ टीचिंग है या फिर एजुकेशन है उसके अंदर। अब यहाँ पे नॉर्थ साउथ डिवाइड एक तरीके से इसको हाईलाइट किया जा रहा है। प्राइमरीली द पॉलिटिक्स इज़ रिलेटेड टू द तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की ये पॉलिटिक्स है, उससे जुड़ी हुई ये बातें हैं। तो इट विल गो ऑन, हम इसको देखते रहेंगे, आगे ट्रैक करते रहेंगे क्या डेवलपमेंट है। एंड देन देर इज़ दिस न्यूज़ रिलेटेड टू द ललित मोदीज कैंसलेशन ऑफ पासपोर्ट। तो इन्होंने वानुटो की सिटीजनशिप ले ली थी लेकिन अब उसे कैंसिल कर दिया गया है। तो पहले आपको थोड़ा समझना है कि क्या है। सो दरअसल ये एक गोल्डन पासपोर्ट स्कीम आप बोल सकते हो। बहुत से कंट्रीज़ इसको चलाते हैं। करते क्या हैं, ये कुछ सम ऑफ अमाउंट लेके ये वहाँ पे सिटीजनशिप दे देते हैं, बेच देते हैं। और ऐसा जो है वानुटो भी करता है। सो इट इज़ बेसिकली कैश फॉर सिटीजनशिप यू कैन से, वैसा अरेंजमेंट है यहाँ पे। और कितनी कॉस्ट पड़ती है। सो वानुटो में सिटीजनशिप लेने के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट समवेयर अराउंड 1.8 टू 1.35 करोड़। कुछ ज़्यादा बड़ा अमाउंट भी नहीं है और आप आराम से ये सिटीजनशिप अक्वायर कर सकते हो। सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने फैमिली की भी पूरी सिटीजनशिप आप ले सकते हो। प्रोसेसिंग टाइम्स 30 टू 60 डेज का होता है इसके अंदर। एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी फिजिकली प्रेजेंट देयर। ओके, सो आप कहीं पे भी एक लैपटॉप लेके वानुटो की सिटीजनशिप ले सकते हो, बस आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है। और दिस इज़ हाउ इट इज़। और ये अगर आप वानुटो की रेवेन्यू को देखोगे तो पासपोर्ट सेल्स इट अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ देयर गवर्नमेंट रेवेन्यू। ये सारा पैसा यहीं से ही कमा रहे हैं। सो अपार्ट फ्रॉम यू कैन से वानुटो, देर आर अदर कंट्रीज विच आर सेलिंग द सिटीजनशिप। माल्टा, टर्की, मोंटेनेग्रो, एंटीगुआ, बारबूडा, डोमिनिका और इजिप्ट, वहाँ पे भी सेम इस टाइप की स्कीम्स जो हैं वो चलती हैं। नाउ व्हाट इज़ द मेन गेम बिहाइंड इट। तो इसमें होता क्या है कि जो फ्यूजिटिव हैं, भगोड़े, ओके, वो लॉ एनफोर्समेंट या लॉ के एक्शन को इवेड करने के लिए वो इस टाइप की चीज़ जो है वो करते हैं। और यहाँ पे ललित मोदी, वी ऑल नो दैट ही इज़ अ भगोड़ा। और इस कानून को इवेड करने के लिए ही इज़ इंडल्जिंग इन ऑल दीज थिंग्स। बिल्कुल इसके अंदर वो इंडल्ज हो रहे हैं। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जरूर कोई पॉइंट रेज किया होगा, बिकॉज ऑफ दैट दिस एक्शन मस्ट हैव बीन टेकन। और इनका अब जो है वानुटो का पासपोर्ट जो है वो रिवोक कर दिया गया है। ठीक है, सो दैट इज़ द पॉइंट। नाउ इट्स अ स्मॉल नेशन। ये स्मॉल नेशन पैसिफिक ओशन के अंदर जो है वहाँ पड़ता है। ओके, एंड वी डू हैव गुड इक्वेशंस विद देम एंड दे डू अंडरस्टैंड इंडिया के कंसर्न, वो समझते हैं यहाँ पे। तो ये पूरी कहानी है इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर और क्या है, क्यों वानुटो की सिटीजनशिप लेने का फ़ायदा है। तो फर्स्ट इज़ दिस, वीज़ा फ्री एक्सेस टू 113 कंट्रीज़। 113 देशों में जो है वीज़ा फ्री एक्सेस मिलता है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो वानुटो का पासपोर्ट 51st पोजीशन पर रैंक करता है। मतलब सऊदी अरब, चाइना, इंडोनेशिया और इंडिया, इन सब के पासपोर्ट से ज़्यादा पावरफुल ये पासपोर्ट है।
वीज़ा ऑन अराइवल है, यहाँ पे आपको जो है अलग से वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेनिफिट देती हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप पूरा देखें इसको, तो ज़ीरो पर्सनल इनकम टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना आपको वानुटो में, कोई कैपिटल टैक्स गेन्स टैक्स नहीं देना, कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं देना, कोई वेल्थ टैक्स नहीं है वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स कुछ भी वो लोग नहीं लेते हैं। तो इसीलिए ये एक तरीके से टैक्स हेवन है, और कंट्रीज़ जो हैं वो लोग प्रेफर करते हैं ऐसे देश के अंदर पैसा लगाना और वहाँ की सिटीजनशिप लेना, बिकॉज ऑफ दीज एडिशनल बेनिफिट्स दैट दे आर गेटिंग आउट ऑफ इट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ चल रही हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो लोकसभा टू डिस्कस प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर, और बजट भी मणिपुर का जो है वो अप्रूव करेंगे। तो अब इसको देखने से पहले प्रीलिम्स 2017 का सवाल देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरीली द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रेसिडेंट रूल। नॉट नेसेसरीली, तो पहले बात करते हैं नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो ये जो बी ऑप्शन है, रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दिस इज द नेसेसरी स्टेप, ये होगा ही होगा। जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लग गया सरकार गिर जाएगी, तो ये नेसेसरी चीज है, ठीक है। नॉट नेसेसरी के अंदर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा और डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इट इज नॉट नेसेसरी। ये नॉट नेसेसरी है, क्यों? इन लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंडेड स्टेट में भी रखा जा सकता है। इंस्टेड ऑफ यू कैन से आउटराइटली डिसॉल्विंग इट, इसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, दोबारा इसी असेंबली में से सरकार भी बनाई जा सकती है। सो दैट इज द पॉइंट। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, दैट इज ऑल्सो यू कैन से नॉट नेसेसरी, ये भी कोई नेसेसरी नहीं है, रादर इसके ऊपर तो कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता। तो हमें नॉट नेसेसरी पूछा गया था, तो उस हिसाब से 1 and 3 दे आर द यू कैन से राइट ऑप्शंस दैट वी हैव टू चूज हेयर। अब इसके अंदर थोड़ा और डिटेल में अगर हम देखेंगे, तो देखिए प्रेसिडेंट रूल जो है वो जब वो लगाया जाता है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मे बी डिसॉल्व्ड और मे नॉट बी डिसॉल्व्ड, सस्पेंशन में भी आप रख सकते हो। पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी आ जाती है टू मेक लॉज ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो एक तरीके से मनी बिल पास करेगा बजट लेके आने के लिए, तो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए वो कर रहा है। नाउ प्रेसिडेंट रूल हैज़ नो इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स। जैसे नेशनल इमरजेंसी में तो आपके फंडामेंटल राइट्स हटा दिए जाते थे, यहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है दैट प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। तो जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगता है सरकार जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से चली जाती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो आपको समझना है इसके अंदर, प्रेसिडेंट कैसे वहाँ पे काम करते हैं, या तो वो गवर्नर के थ्रू चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, या वो अपने यहाँ पे कोई एडवाइज़र भी अपॉइंट कर सकते हैं गवर्नर की हेल्प करने के लिए। तो ये कहानी है, और प्रेसिडेंट रूल का कोई खास डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज़ पे कुछ असर नहीं पड़ता है। तो ये ब्रॉडर आइडिया था कि किस तरीके से चलता है सिस्टम। अब देखो एक बात समझनी है कि आर्टिकल 356 के अंडर एक बार आपने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, उसके बाद उस प्रोक्लेमेशन को आपको दोनों हाउसेस से अप्रूव करवाना है, ठीक है। आप उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अप्रूव कराओगे, तब जाके वो जो प्रेसिडेंट रूल है वो इफेक्टिवली वहाँ पे आएगा। अगर लोकसभा राज्यसभा अप्रूव नहीं कर रही है तो वो प्रेसिडेंट रूल आगे नहीं जा सकता है। तो दिस इज समथिंग विच शुड बी नोन टू अस, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कहानी हमने देख ली कि क्या इसका इम्पैक्ट होता है। अब आगे देखिए, इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड। ओके, तो सिप्री रिपोर्ट आ गई है, इट इज टॉकिंग अबाउट लास्ट 4 years। देखिए यूक्रेन तो वॉर पे था, इसीलिए यूक्रेन का तो बनता ही था। एंड मेजर पॉइंट क्या था, यूक्रेन क्यों इतना ज़्यादा एकदम से कर रहा है, तो आप ये फर्स्ट जो है ये देख सकते हैं। तो इट वॉज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द वॉर। इंडिया की अगर हम बात करें, हम तो लगातार इतना ही खरीदते हैं। देखिए हमारे परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो कमी आई है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है, बट डिस्पाइट दैट हम दूसरे नंबर पे हैं यहाँ पे। और 9.3% डिक्रीज इन ट्रेड फिगर्स बिटवीन 2015-19, और अगर आप 2020 to 2024 का कंपैरिजन देखेंगे, लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर आर्म्स फ्रॉम रशिया एंड फ्रांस, इन दोनों देशों से हमने लिया है। तो मेजर पॉइंट समझना है, लेकिन रशिया का जो शेयर है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। फ्रांस का तो समझ में आ गया था कि दैट वी गॉट रफेल आपने ले लिए हैं, और स्कॉर्पियन जो सबमरीन्स हैं दैट इज़ व्हाट वी गॉट फ्रॉम देयर। और रशिया की बात करेंगे, रशिया से हम रेगुलरली लेते रहते हैं, बट ऑलरेडी वी आर हेडिंग टूवर्ड्स डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है।
तो इम्पोर्ट्स को तो हम डाइवर्सिफाई कर ही रहे हैं, वी आर गेटिंग थिंग्स फ्रॉम इजराइल, यूएस, इनसे भी सामान जो है वो लाया जा रहा है, अपार्ट फ्रॉम यू कैन से फ्रांस एंड रशिया। नाउ अब दूसरी चीज़, हमारा फोकस अब किस चीज़ के ऊपर है, आत्मनिर्भर के ऊपर है, ठीक है। सो दैट इज़ अनदर यू कैन से पॉइंट हियर, जिसके ऊपर हम रिलाय करेंगे और इम्पोर्ट्स जो है वो हम कम कर रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट विच इज़ बीइंग पॉइंटेड आउट हियर। अब चाइना की बात देखें तो चाइना ड्रॉप्ड आउट ऑफ टॉप 10 आर्म्स इंपोर्टर बिकॉज चाइना इज आउटराइटली रिलाइंग ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी, सिर्फ उस पर वो रिलाई कर रहा है। पाकिस्तान आर्म इम्पोर्ट हैज़ इंक्रीज बाय 61% बिटवीन दिस पर्टिकुलर टाइम हियर, और 81% जो इम्पोर्ट है उनका चाइना से आ रहा है। अब वट पाकिस्तानीज आर गेटिंग इट फ्रॉम चाइना, तो JF-17 फाइटर जेट भी वो वहीं से आ रहे हैं, उनको नई सबमरीन भी चाइना दे रहा है, एंड नॉट जस्ट दैट, आर्म्स इक्विपमेंट्स वगैरह तो वो चाइना से रेगुलरली लेते रहते हैं। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क ऑन। अब यूरोपियन आर्म इंपोर्ट्स की बात करेंगे। सो ओवरऑल 155% का जो है इंक्रीज हुआ है। प्राइमरीली इट इज़ बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी थ्रेट, और हमें समझ में भी आ गया कि भी जर्मनी जैसे कंट्री ने जब अनाउंस किया कि दे आर गोइंग टू स्पेंड 100 बिलियन यूरो, इतना पैसा वो जो है डालने वाले हैं, तकरीबन 103 बिलियन डॉलर होता है अगर मैं डॉलर में कन्वर्ट करूं तो इतना पैसा वो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे डाल रहे हैं, एंड रेस्ट ऑफ द कंट्रीज आर ऑल्सो डूइंग द सेम। तो यूरोपियन आर्म्स इंपोर्ट जो है वो आने वाले टाइम में इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। अब यूएस का जो एक्सपोर्ट्स में शेयर है वो इंक्रीज हुआ है ग्लोबल टर्म्स में, एंड इंडिया जैसे कंट्री का भी वो जो है अपने हथियार दे रहे हैं। रशिया एक्सपोर्ट फेल बाय 64% टू 7.8%, प्राइमरीली इट इज़ बिकॉज ऑफ द वॉर। नाउ नो वन इज प्लेसिंग ऑर्डर टू रशिया बिकॉज रशिया खुद के वॉर में बिजी है, तो आपको कैसे सप्लाई करेगा वो, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट रेज किया है, ठीक है। और यूएस की बात करें तो एक्सपोर्ट में प्राइमरीली यूक्रेन वॉर में यूएस के काफ़ी इक्विपमेंट गए हैं, तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये सारी चीज़ें हैं जो इस पूरे आर्म्स की इक्वेशन हमें बता रही हैं। मेजर आर्म्स रेसिपिएंट की बात करेंगे, सो टॉप रेसिपिएंट में इंडिया आ रहा है, चाइना आ रहा है, कजाकिस्तान आ रहा है, मतलब यहाँ से रशिया का जहाँ से सामान गया है। फ्रांस के एक्सपोर्ट को देखेंगे, 65 कंट्रीज़ में फ्रांस का सपोर्ट दिखा है, और यूरोपियन कंट्रीज़ ने ज़्यादातर खरीदा है, इंडिया ने भी खरीदे हैं। सो वी आर ऑल्सो यू कैन से बेनिफिशियरी ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेड, और फ्रांस के साथ तो हम रेगुलरली लेते ही रहते हैं। सो दिस इज़ व्हाट द ओवरऑल थिंग, ये पूरी कहानी है यहाँ पे, ओके, आर्म्स ट्रेड की, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू एंड, और अभी आत्मनिर्भर होने में बहुत टाइम है। तो ये दिखा रहा है अभी भी आप दुनिया के दूसरी सबसे बड़े इम्पोर्टर हो, तो इट इज़ अ डिस्टेंट ड्रीम, दैट इज़ द रियलिटी, ठीक। कब होगा कैसे होगा वी डोंट नो, पहले तो हमें अपना फाइटर जेट खुद बनाना है, दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी दैट वी नीड टू लुक इनटू। नाउ इंडिया यूएस ट्रेड की बात करेंगे, सो ऑलरेडी वी आर यू कैन से नेगोशिएटिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब खास कर इसको फास्ट ट्रैक पर डाल दिया गया है, स्पेसिफिकली क्योंकि यूएस ने हमें धमकी क्या टैरिफ लगाई दी है उन्होंने। तो यूएस की जो टैरिफ हाइक पॉलिसी है दैट इज़ क्रिएटिंग ट्रबल फॉर द होल वर्ल्ड, तो ऐसे में दोनों को ही सिस्टम जो है वो बेनिफिट करे, मल्टी सेक्टर कोलैबोरेशन हो, तो उसको देखते हुए हम ये जो है बायलैटरल एग्रीमेंट को नेगोशिएट कर रहे हैं। अब इसके पीछे का लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है, WTO हैज़ दिस प्रोविजन कि आपके यहाँ पे आप मोस्ट फेवर्ड नेशन के प्रिंसिपल पे चलते हो कि यू शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द ट्रेडिंग पार्टनर्स, ओके। तो यूएस इज नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग, तो पहली बात समझने वाली बात है, यूएस डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं रहा है, तो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन द एंड ऑफ यूनाइटेड एट द एंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों भाई, हमें पहले बेनिफिशियरी थे, हमें पे जो है कस्टम ड्यूटीज वो नहीं लगाते थे, तो ये पॉइंट चलता था। अब ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसको साइन करने का फायदा क्या होगा, जो कस्टम ड्यूटीज की प्रॉब्लम्स हैं या बाकी ट्रेड बैरियर्स आ रहे हैं वो सब्सटेंशियली हम कम कर पाएंगे, दैट इज समथिंग विच इज देयर। अब देखो यूएस ने एक चीज़ की है कि डेयरी ऐसे एरिया है जहाँ पे या फूड ग्रेन मार्केट या आप बोल सकते हो एग्री एरिया, तो यूएस ये चाहता है कि इंडिया शुड ओपन द मार्केट, इंडिया इस पर्टिकुलर डोमेन में अपनी मार्केट को ओपन करे, दिस इज व्हाट दे वांट,
अब ये कब होगा, कैसे होगा, आई डाउट, बिकॉज फार्मर्स को हमें प्रोटेक्ट करना है यहाँ पे, इंडियन फार्मर्स, बिल्कुल इनको प्रोटेक्ट करना होगा. वी कैन नॉट अलाउ, यू कैन से, बिग यूएस एग्रो कोऑपरेट्स टू, यू कैन से, क्रिएट ट्रबल फॉर आर मार्जिनलाइज स्मॉल फार्मर्स. तो वो लोग compete नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे. तो इसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है, ठीक है. दैट इज़ व्हाट द पॉइंट इज़. तो इन्हीं चीज़ों को नेगोशिएट करेंगे. अब देखो, इंटरिम एग्रीमेंट एक चीज़ ये फैसिलिटेट करता है, ये कहता है कि अलाउज फॉर इंटरिम एग्रीमेंट्स, ये जो इनके प्रोविजन हैं, देयर मस्ट इंक्लूड प्लान टू फॉर्म एन FTA विद इन द रीजनेबल टाइम फ्रेम. उसके बीच में ही आपको ये करना है. रिस्क ऑफ यूजिंग इंटरिम एग्रीमेंट्स टू बाय टाइम वाइल अंडरमाइनिंग द मोस्ट फेवर नेशन प्रिंसिपल. तो इस चीज़ को देखा जाएगा, ओके. और ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये हमें यहाँ पे दिखे हैं. यहाँ पे मोस्ट फेवर नेशन की जो एक्सेप्शन है, बिल्कुल वो चीज़ हमें चाहिए. अब टैरिफ की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकती है, बट विद टॉक्स, ओके. तो ट्रंप के साथ हम बातचीत करेंगे और डील करेंगे. ही इज़ अ गुड डील मेकर, सो विल पुट अप अ डील. उनको बेनिफिट होगा, हमें बेनिफिट होगा, एंड विल गो हैड विद दिस, ठीक है. लेकिन कुछ एक प्रॉब्लम आ सकती है. सो वन इज़ रिलेटेड टू द SNDT प्रोविजंस, ठीक है. तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके यहाँ के डेवलपिंग वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ हैं, उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाता है इसके अंदर, कि भी वो अपने यहाँ पे कुछ एक इंपोर्ट बैरियर्स लगा सकें, क्लियर, डंपिंग वगैरह को रोकने के लिए, या सब्सिडी दे सकें. तो ये SNDT प्रोविजन है यहाँ पे. बट US क्या इनको फॉलो करेगा, वी डोंट नो. सो दैट इज़ समथिंग अगेन टू बी, यू कैन से, लुक्ड इनटू. वो सारे प्रोग्राम्स, वो सारी बातें हैं जिनको देखना पड़ेगा यहाँ पे. सो दिस इज़ द बिग आइडिया. अब देखिए, आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो, जिसको बोल सकते हो इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है, दैट इज़ ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक. उसको देखेंगे यहाँ पे, और क्या उसके अंदर डेवलपमेंट होती है. बट बिफोर दैट देर आर फ्यू डेवलपमेंट्स इन इंडिया कैनेडा इक्वेशन, ओके. इंडिया कैनेडा रिलेशन को अगर आप देखेंगे, सो देर इज़ दिस, नाउ ट्रूडो हैज़ गॉन, वो चले गए हैं. नाउ इंडिया इज़ कंसिडरिंग टू रीस्टोर द हाई कमिश्नर टू कैनेडा. सो यहाँ पे इक्वेशन को बेटर करने की कोशिश चल रही है, इक्वेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश चल रही है, एंड इट्स अ गुड थिंग. ये बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पे, ओके. सो सी, कैनेडा को एक बात समझनी पड़ेगी. कैनेडा शुड अंडरस्टैंड इंडियाज़ कंसर्न्स. इंडिया की जो सेंसिटिविटीज़ हैं उसको कनाडा को समझना पड़ेगा. एंड दैट इज़ बीइंग हाईलाइटेड बाय अस. उसी चीज़ को तो हम हाईलाइट कर रहे हैं, दैट वाई कनाडा इज़ क्रिएटिंग ट्रबल रिलेटेड टू इंडियाज़ सिक्योरिटी. ऐसे लोगों को कनाडा के अंदर वो जगह दे रहे हैं जिससे इंडिया की सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है. वो चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होती है. तो ये चीज़ क्लियर है बिल्कुल, एंड थिंग्स आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन. वी आर थिंकिंग टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक इक्वेशंस. चीज़ें दोबारा जो है ठीक करने की राह पे हम चल रहे हैं. सो दैट इज़ द की पॉइंट हियर, ठीक. आगे चलते हैं. तो वी हैव कवर्ड फ्यू थिंग्स. ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ टू बी डिस्कस्ड इज़ ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम. उस पर चलेंगे सीधा इंटरनेशनल पेज पे कि क्या है ये पूरी कहानी, क्या चल रहा है वहाँ पे, ओके. सो देर आर लॉट ऑफ, यू कैन से, न्यूज़ दैट आर कमिंग. वन इज़ रिलेटेड टू द पीस टॉक्स. उम्मीद है शांति हो जाएगी. देन देर इज़ दिस ऑपरेशन अगेंस्ट द असद लॉयलिस्ट. तो यहाँ पे सीरिया जो है वो न्यूज़ में है यहाँ पे, ओके. अब ये एलवाइट कम्युनिटी है. एलवाइट इज़ बेसिकली शियाइट ग्रुप. ये शिया ग्रुप का एक सबसेक्ट आप बोल सकते हो. उनके लोगों को टारगेट किया गया है. प्राइमरीली 1300 पीपल दे हैव बीन किल्ड, ठीक. और इस वायलेंस के अंदर समवेयर अराउंड 850 सिविलियंस दे हैव लॉस्ट द लाइफ. और टारगेट क्या था, जो बशर अल असद के बचे हुए लॉयलिस्ट हैं. तो एक चीज़ बताई जा रही है कि देर आर समवेयर अराउंड 5000 फाइटर्स जो अभी भी बचे हुए हैं. एंड दीज फाइटर्स दे आर असद लॉयलिस्ट. और ये जो फाइटर्स हैं ये सीरिया के कोस्टल एरिया से काम कर रहे हैं. अर्लियर देयर वाज दिस इंसिडेंट कि वहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ लोगों को मारा गया था, तो उसके रिटेलिएशन में ये काम हुआ है. बट टारगेटिंग द सिविलियन, दैट इज़ द सैड थिंग. वो सबसे ख़राब चीज़ है जो वहाँ पे हो रही है, ठीक है. सो अब बात करते हैं ईरान टू कंसिडर टॉक्स ऑन मिलिटराइजेशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम.
So now this is the most important topic, that is related to proliferation of nuclear bomb in मिडल ईस्ट. तो अगर मिडल ईस्ट के अंदर ये न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रोलिफरेशन हो गया, हाउ इट इज़ गोइंग टू बी अ ट्रबल फॉर द होल वर्ल्ड. तो पहली कहानी तो आपको ये समझनी है. देखिए, सऊदी अरब, टर्की, इजिप्ट, वो भी पीछे नहीं हटेंगे, वो भी इसके बाद जो है न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करेंगे. सऊदी अरब ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फंड किया था, तो वो सबसे पहले वो होंगे जो एक तरीके से जिनको न्यूक्लियर वेपन बहुत आसानी से मिल जाएगा. दूसरी चीज, इजराइल इस डेवलपमेंट को एज अ थ्रेट देख सकता है, और एज अ थ्रेट देखने का मतलब है इजराइलीज विल कैरी आउट प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, और अगर इजराइलीज ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किए तो वॉर इस पूरे एरिया में बढ़ेगा. यहाँ पे इजराइल ने पहले ऑपरेशन ओपेरा चलाया था, जिसके अंदर इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर को उन्होंने ब्लास्ट कर दिया था. ऑपरेशन ऑर्चर्ड में सीरिया की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको उन्होंने ब्लास्ट कर दिया था. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इजराइल ने पहले नहीं किया है, दे हैव डन इट इन द पास्ट, बिल्कुल वो कर चुके हैं. देन देर इज दिस थ्रेट टू गल्फ स्टेट्स. बिल्कुल यहाँ पे शिया सुन्नी डिवाइड है, वो हमें पता है. वो प्रोलिफरेशन जो है एक तरीके से उस गैप को और बढ़ा सकता है. ईरान की मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट सऊदी अरब, यूएई, बहरीन बिल्कुल इंक्रीज हो सकती है, और ईरान डायरेक्टली नहीं करता. ईरान जो है उसने अपनी प्रॉक्सीज बना रखी हैं, उनके थ्रू ईरान जो है ये हमले करता है. सो दैट इज़ देयर. एंड इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ऑयल मार्केट, बिल्कुल वो भी दिखता है यहाँ पे. स्टेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर ब्लॉकेड हो जाएगी अगर पूरा एरिया, अगर सब लोग लड़ेंगे आपस में, तो कैसे ऑयल ट्रेड होगा. तो ये इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है ग्लोबल ऑयल मार्केट पे पड़ेगा. एंड ग्लोबल ऑयल मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, फ्लक्चुएशन इंक्रीज हो जाएगी, ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ेंगे, और इंडिया जैसे कंट्री को नुकसान होगा. दैट इज़ गोइंग टू बी देयर. देन ईरान जो है वो शिया जो मिलिशिया हैं, हिजबुल्ला, हाउदीज, इन सब को खुल के मदद करेगा. अब ईरान अग्रेसिव हो सकता है क्योंकि अब उनको डर नहीं रहेगा, बिकॉज दे विल हैव न्यूक्लियर डेटरेंस, कि कोई भी ईरान के ऊपर हमला करेगा तो ईरान बॉम्ब फोड़ देगा. इस टाइप का डेटरेंस जो है वो रखेंगे यहाँ पे. एंड सैंक्शंस की बात करें, ईरान के ऊपर और स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लग सकते हैं. अगर ईरान के ऊपर और स्ट्रिक्ट सैंक्शन लगेंगे तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे डेफिनेटली होगा. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू क्रिएट ट्रबल फॉर अस. हमारे लिए वो ट्रबल है. इकोनॉमिक और मिलिट्री बैकिंग की बात करेंगे तो चाइना मे डिफाई वेस्टर्न सैंक्शंस विद एंड इट विल कम टू सपोर्ट ईरान. तो एक तरीके से चाइना जो है वो ज़्यादा क्लोज हो जाएगा. ठीक है, ये हमने पास्ट में भी देखा है. दे डोंट केयर अबाउट द वेस्टर्न सैंक्शंस एंड दे कंटिन्यू टू मेंटेन गुड इक्वेशन विद ईरान. तो चाइना को कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता. दैट इज़ व्हाट द पॉइंट इज. ठीक है, अब ऐसे में जो इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है वो वीक भी हो सकती है. सो दिस इज समथिंग विच इज़ देयर. ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं विद दीज डेवलपमेंट्स, अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाता है तो. सो दैट इज समथिंग विच इज़ बीइंग पॉइंटेड आउट हियर. अदर देन दैट देर इज़ नथिंग मोर, और कुछ खास नहीं यहाँ पे. तो ये चीज़ें हमने देख ली हैं, कैसे सिचुएशन वहाँ पे चल रही है. ओके, एंड थिंग्स आर गोइंग ऑन, चीज़ें चल रही हैं. सो दिस इज़ व्हाट the point is, and this is something that we have for today. Thank you very much.